हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 3 सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर से आपको ये बड़े हादसे की जानकारी देने वाले हैं। वहीं बताएंगे पुलवामा जैसे हमले से दहला पाकिस्तान, आत्मघाती हमले में बस के उड़े पड़ खच्चे, 8 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी की हुई निर्मम मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे कर्मा हर एक चीज का हिसाब लेती है। वहीं आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के दिन झुका रहेगा अमेरिका का झंडा, क्या है ऐसी वजह है। साथ ही साथ बताएंगे भारत से लाखों टन गेहूं खरीदेगा पड़ोसी देश, एक्सपोर्ट बैन करने के बाद भी सरकार ने क्यों दी मंजूरी। दोस्तों, सारी जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, आप सभी जानते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि 2025 की शुरुआत के बाद से भारत के दुश्मन अब बचने वाले नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 3 सैनिकों की मौत की खबर। बांदीपोरा ग्राउंड जीरो पर बड़ा हादसा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सेना के एक वाहन के खाई में गिरने से 3 सैन्य कर्मी की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में एसके पायन के पास सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। उन्होंने बताया कि 3 जवानों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। सेना की चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांदीपोरा जिले में दायित्व निर्वहन के समय खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति के कारण भारतीय सेना का एक वाहन फिसलकर खाई में गिर गया। इसने कहा कि घायल सैनिकों को स्थानीय कश्मीरी लोगों की सहायता से चिकित्सा देखभाल के लिए तुरंत बाहर निकाला गया। हम तत्काल सहायता प्रदान करने वाले नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सेना ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 3 वीर जवानों की जानें चली गई। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती है। जी हां, ये घटना मंगलवार शाम को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सड़क से फिसलने के बाद 5 सैनिकों की मौत और चालक सहित 5 अन्य के गंभीर रूप से घायल होने के ठीक 1 सप्ताह बाद हुई है। जी हां, वहीं आपको अगली खबर बता दें, जहां पर पुलवामा जैसे हमले से दहल उठा पाकिस्तान, आत्मघाती हमले में बस के उड़े पर खच्चे, 8 सुरक्षा कर्मियों की हुई मौत। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शनिवार की शाम को एक चलती बस में बड़ा धमाका हो गया। इस आत्मघाती हमले में एक यात्री वाहन और पुलिस वाहन चपेट में आ गए। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक बस में हुए ब्लास्ट में 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर जवान हैं। इस हमले ने भारत में फरवरी 2019 में हुए पुलवामा अटैक की याद दिला दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने विस्फोट से भरी कार से CRPF के काफिले में शामिल वाहन को टक्कर मार दी थी। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की जनसंपर्क अधिकारी राबिया तारिक ने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कराची से तुर्बत जा रही एक बस को न्यू बहमन इलाके में निशाना बनाया गया। इस खबर से आप दोस्तों क्लियरली कह सकते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान ने बुरा सोचा तो उसके साथ भी कर्मा हिसाब करता नजर आ रहा है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमला ठीक पुलवामा जैसा हुआ है। बस फर्क इतना है कि इसमें मरने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम है। तो वही दूसरी ओर पाकिस्तान में ही कुर्रम जिले के डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर भी बड़ा हमला, गोलीबारी में DC हुआ घायल। जी हां, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के अशांत कुर्रम जिले के उपायुक्त शनिवार को उस समय घायल हो गए जब हमलावरों ने उनके काफिले पर गोलीबारी की। यह घटना सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित जिले में 2 विरोधी पक्षों के बीच शांति समझौते के कुछ दिनों बाद हुई। वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर झुका रहेगा अमेरिका का झंडा। आखिर क्या है वजह? दरअसल अमेरिका में जहां एक तरफ 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर पूरे देश भर में 30 दिन के लिए राजकीय शोक घोषित किया हुआ है। इसी के बाद देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। अब ध्वज के आधा झुके होने पर ट्रंप ने आपत्ति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस महीने के अंत में जब मैं पदभार संभालने वाला हूं तो झंडे आधे झुके होंगे। अमेरिका की ध्वज संहिता के मुताबिक मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद 30 दिनों तक झंडे को आधा झुकाकर फहराया जाना जरूरी है। इसी के चलते पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के 100 साल की उम्र में निधन होने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने 30 दिनों के लिए झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया, जहां इस समय संहिता के मुताबिक झंडा झुका दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तब वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का झंडा झुका हो। तो ये वजह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर भी झुका रहने वाला है अमेरिका
का झंडा। तो वहीं बता दें, भारत से लाखों टन गेहूं खरीदेगा पड़ोसी देश। एक्सपोर्ट बैन के बाद भी सरकार ने क्यों दी मंजूरी? दरअसल भारत सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल को 2 लाख टन गेहूं के निर्यात की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब देश में गेहूं के निर्यात पर बैन लगा हुआ है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा शनिवार को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक ये निर्यात नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि भारत में गेहूं के घरेलू आपूर्ति को बनाए रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन कुछ देशों के अनुरोध करने पर सरकार उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर निर्यात की अनुमति देती है। भारत सरकार ने ये कदम नेपाल की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इस छूट के तहत गेहूं का निर्यात खास तौर पर उन परिस्थितियों में किया जाता है जब संबंधित देश को इसकी सख्त आवश्यकता होती है। दूसरी ओर DGFT ने एक अलग सर्कुलर में सिंथेटिक निटेट फैब्रिक्स के लिए न्यूनतम आयात शर्त यानी MIP को छूट देने की भी घोषणा की है। ये छूट उन इकाइयों को दी गई है जो एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के तहत आती है। सस्ते कपड़ों की आवक को कम करने के लिए सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों पर $3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम MEP लागू है। दोस्तों, यही कारण है कि आप लोग और हम सभी कहते हैं कि हमारा भारत महान है। अब आप ही देखिए कि एक्सपोर्ट बैन होने के बाद भी मंजूरी दी है भारत सरकार ने, कितनी बड़ी बात है। वहीं आपको बता दें, तालिबान ने पाकिस्तान को फिर दिखाई आंख, कहा हमारे पास परमाणु बम जितने ताकतवर हैं लड़ाके। जी हां, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए, इससे भड़के तालिबान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले किए। ताजा घटनाक्रम में तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि भले ही पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो, लेकिन उसके पास इसे टक्कर देने वाले लड़ाके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास परमाणु बम जितने शक्तिशाली लड़ाके हैं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक शख्सियतों से प्रेरित उनके लड़ाकों में आधुनिक हथियारों से मुकाबला करने की ताकत है। उनकी ये टिप्पणी दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद आई है, जिसमें हाल ही में अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में पाकिस्तान के किए गए हवाई हमले भी शामिल है। दोस्तों, वहीं बता दें, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध को लेकर अब चीन ने फिर दे दी एक बार सफाई। इस बार कौन सा राग अलापा? बता दें, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के फैसले की आलोचना होने के बाद एक बार फिर सफाई दी है। दरअसल भारत ने एक दिन पहले ही कहा है कि वो निगरानी जारी रखेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगा। प्रस्तावित बांध के प्रति अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली ने बीजिंग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ब्रह्मपुत्र के ऊपरी इलाकों में गतिविधियों से नदी के प्रवाह के निचले क्षेत्रों में स्थित देशों को नुकसान न पहुंचे। अब इस पर चीन ने कहा है कि वो हमेशा से सीमा पार की नदियों के विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चीन हमेशा से सीमा पार की नदियों के विकास के लिए जिम्मेदार रहा है। यार लुंग जंगबो नदी बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में चीन के जल विद्युत विकास का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाना और जलवायु परिवर्तन तथा चरम जल विज्ञान आपदाओं का जवाब देना है। दशकों से वहां जल विद्युत विकास का गहन अध्ययन किया गया है और परियोजना की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। वही बता दें, तस्लीमा नसरीन ने लगाई हसीना की क्लास, साथ में यूनुस को भी लताड़ दिया, कह दिया मेरे साथ गलत किया तब भी मैं उनका साथ दे रही हूँ, मैंने उनका विरोध नहीं किया। जी हाँ, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के ऊपर निशाना साधा है। तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मुझे पिता की मृत्यु पर भी बांग्लादेश आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन तब भी आज मैं शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के हक में आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यूनुस सरकार अवामी लीग के लोगों को लगातार अत्याचार करके प्रताड़ित कर रही है। नसरीन ने मुक्ति योद्धाओं का आह्वान करते हुए कहा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के खिलाफ काम कर रहे लोगों को हराने का समय आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेशी लेखिका ने लिखा कि अपने शासन के दौरान शेख हसीना ने मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुझे बांग्लादेश स्थित अपनी जमीन बेचने की भी अनुमति दे दी। वहां कोई भी हसीना के डर से मेरी मदद को तैयार नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर मैंने हसीना को खुले तौर पर कई पत्र लिखे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि उन्हें आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों थी कि उन्होंने मेरी पुरस्कार विजेता किताब को भी बैन कर दिया। लेकिन लेखिका ने कहा कि शेख हसीना जलन अहंकार से ग्रस्त थी और इसी ने उनको क्रूर बना दिया। हालांकि इन सब के बाद भी मैंने उनके पक्ष में बात की थी, मैंने उनकी चुनावी जीत की आशा की थी और 1972 के संविधान की बहाली का समर्थन किया था। वहीं बता दें, चीन की नौका ने समुद्र में बिछे केबलों के साथ कर दी बहुत बड़ी छेड़छाड़, चिंता में आ गए सारे देश। क्या है कारण बता दे। कल्पना कीजिए कि आप एक रोमांचक ऑनलाइन गेम
खेल रहे हो और अचानक इंटरनेट गायब हो जाए। समुद्र में बिछी इंटरनेट केबलों का कटना ठीक ऐसा ही संकट पैदा कर सकता है। ये केबलें दुनिया के 99% डेटा ट्रांसफर को संभालती है और इनके कटने से संचार, व्यापार और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है। हाल ही में बाल्टिक सागर में चीन की एक नौका द्वारा केबलों को काटने की घटना ने स्वीडन, लिथुआनिया, फिनलैंड और जर्मनी के बीच तनाव बढ़ा दिया। 17 नवंबर की सुबह स्वीडन, लिथुआनिया और जर्मनी, फिनलैंड को जोड़ने वाली समुद्री इंटरनेट केबलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। अटलांटिक काउंसिल की शोधकर्ता एलिजाबेथ ब्राव के मुताबिक इन केबलों को समुद्री तल पर लंगर डालकर घसीटा गया, जिससे वे कट गई। ये घटना 24 घंटे के भीतर सामने आई और इसकी गंभीरता ने देशों को सतर्क कर दिया। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा दावा कि 3 साल के निर्वासन पर देश छोड़ने का दिया गया मौका। जी हाँ, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें 3 साल के लिए निर्वासन पर देश छोड़ने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शुक्रवार को मीडिया संस्थान के एक्स पोस्ट में 72 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने कहा कि जब मैं अटक जेल में था तो मुझे 3 साल के निर्वासन का मौका दिया गया था, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही जीऊंगा और मरूंगा। रावलपिंडी की अदियाला जेल में मीडिया कर्मियों से बातचीत में, जहां वो अगस्त 2023 से बंद है, इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद में उनके बानी गाला निवास में स्थानांतरित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया गया है। हालांकि उन्होंने एक्स पर कहा कि उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक ने आगे कहा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान के फैसले देश के अंदर ही लिए जाने चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका करने जा रहा है इजराइल के साथ $8 बिलियन की डील। फाइटर जेट, तोप के गोले, मिसाइल जैसी हथियारों की हो रही है डील। दोस्तों, राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने कांग्रेस को $8 बिलियन के प्रस्तावित हथियारों की बिक्री की सूचना दी है, जो इजराइल को बेचे जाएंगे। ये सौदा ऐसे समय में प्रस्तावित किया गया है जब इजराइल गाजा में हमला कर रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं। इस सौदे में लड़ाकू जेट, युद्धक हेलीकॉप्टर, तोप खाने के गोले, छोटे बम और वार हेड शामिल हैं। कांग्रेस की इजराइल को दी गई मंजूरी सौदे को लागू करने के लिए प्रतिनिधि सभा और सीनेट समितियों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि इस पर कुछ विरोध भी है, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी महीनों से इजराइल के खिलाफ हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। फिर भी अमेरिका की नीति अब तक इजराइल के समर्थन में अपरिवर्तित रही है। इससे पहले अगस्त में अमेरिका ने इजराइल को $20 बिलियन के सैन्य उपकरण बेचने की मंजूरी दी थी। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इजराइल को काबू करो। जी हाँ, सीरिया के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अमेरिका को भेज दिया मैसेज। जी हाँ, एक तरफ इजराइल को लेकर बड़ी डील करने वाला है अमेरिका, तो दूसरी ओर सीरिया कह रहा है कि इजराइल को काबू में करो। दरअसल इजराइल और सीरिया के बीच तनाव फिर से उभर रहा है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के नए नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से इजराइल पर दबाव डालने का आग्रह किया है, ताकि वो सीरिया के बफर जोन, जिसमें माउंट हार्मोन भी शामिल है, से पीछे हट जाए। यह कदम इजरायली मीडिया में सामने आया है और इजराइल सीरिया संबंधों की नाजुकता को उजागर करता है, जिससे संभावित संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस मामले पर कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। वहीं बता दें, एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन, जब्त की लश्कर के सहयोगी की संपत्ति। 4 जवानों के खून से रंगे हैं हाथ। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी से जुड़ी मुठभेड़ में संबंधित मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली। एनआईए ने एक हैंड आउट में कहा है कि आरोपी मोहम्मद अकबर डार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जो लश्कर के आतंकवादी उजैर खान का सहयोगी था और उसने खान को रसद, सहायता, आश्रय, भोजन और खुफिया जानकारी मुहैया करवाई थी। प्रवक्ता ने आगे कहा कि कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत एनआईए ने जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के हलपोड़ा में डार की 19 मरला की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। दोस्तों, वहीं बता दें, 12 साल के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्री का बांग्लादेशी दौरा। दोनों मुल्कों में क्या पक रही है कोई खिचड़ी। बता दें, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने घोषणा की है कि वो अगले महीने बांग्लादेश का दौरा करेंगे, जो 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला दौरा होगा। ये घोषणा पिछले महीने काहिरा में D8 शिखर सम्मेलन के इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात के कुछ सप्ताह बाद आई है। पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार 2012 में ढाका की यात्रा करने वाली आखिरी विदेश मंत्री थी। इस्लामाबाद में गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए इशाक डार ने कहा कि 3 से 5 फरवरी तक मलेशिया दौरे से लौटने के बाद उनके 5 फरवरी या उसके बाद बांग्लादेश जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस का एक और एंटी इंडिया प्लान। बॉर्डर पर इस टैंक के साथ नजर आएगी बांग्लादेशी सेना। जी हाँ, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार एक बार फिर भारत विरोधी साजिश रच रही है और इन साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूनुस वो हथियार खरीद रहे हैं जिनका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट ISIS करता है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक यूनुस
यूनुस सरकार ने तुर्की की एक डिफेंस कंपनी के साथ डील किया। इस डील के तहत बांग्लादेश से तुर्की को 26 लाइट बैटल टैंक मिलेंगे। जो टैंक्स खरीदे जा रहे हैं उनका नाम ओटोकार टुलपार है। बताया जा रहा है कि 2025 में ही ये 26 लाइट बैटल टैंक्स बांग्लादेश पहुंचा दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूनुस सरकार ने इस टैंक को ही क्यों चुना। लाइट बैटल टैंक के जरिए बांग्लादेश किस तरह भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है और इस टैंक का इस्लामिक स्टेट कनेक्शन क्या है, तो आपको बता दें इस लाइट बैटल टैंक के लिए डील पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेशी फौज इस टैंक के साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नजर आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के कई हिस्से नदियों से गुजरते हैं। तुलपार टैंक कम गहराई वाले पानी में आसानी से ऑपरेट कर सकता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के कुछ हिस्सों पर कम ऊंचाई के पहाड़ भी हैं। तुलपार टैंक ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चल सकता है और सबसे बड़ी खासियत इस टैंक की कैपेसिटी है। दोस्तों आप इस टैंक की प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश ने इसको भारत के बॉर्डर पर ही तैनात करने के लिए क्यों चुना है। वहीं आपको बता दें चीन में फैले नए वायरस से भारत सरकार हुई अलर्ट, बुला दी अहम बैठक, WHO से अपडेट देने को कहा। दरअसल 2020 में कोरोना महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। इसका खौफ अभी तक लोगों के जहन से गया भी नहीं कि चीन में एक और वायरस की खबरें दुनिया के लिए सिर दर्द बनकर उभरी है। इसको लेकर भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आश्वस्त किया है कि चीन में सांस संबंधित बीमारियों के मामले में हाल ही में हुई वृद्धि को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV के कारण होने वाली बीमारियां भी शामिल हैं। एक बयान में मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन में सब कुछ ठीक है और भारत श्वसन संक्रमणों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थिति का आकलन करने के लिए संयुक्त निगरानी समूह की बैठक बुलाने के बाद ये बयान आया। मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय चैनलों से अपडेट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित जोखिम के बारे में जानकारी रहे। वहीं आपको बता दें कुर्सी छोड़ने से पहले जो बाइडेन ने दिया घातक हथियार तो रशिया पर टूट पड़े जेलेंस्की, बदला लेंगे पुतिन। दरअसल यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर बेहद घातक मिसाइलों से हमला किया जिसने अमेरिका से मिला था। इस मिसाइल को अटैकम्स कहा जाता है। रशिया का आरोप है कि यूक्रेन ने शुक्रवार को उसके सीमा क्षेत्र बेलगोरोड पर अमेरिकी अटैकम्स मिसाइलों से हमले किए। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने यह हमला शुक्रवार को किया था। रशिया ने इसे पश्चिमी देशों द्वारा गंभीर उकसावे वाली हरकत बताई है। वहीं बता दें BSF की दिल छू लेने वाली पहल, बांग्लादेशी बहन को बॉर्डर पर कराए मृत भाई के अंतिम दर्शन। जी हां, भारत बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की सीमा सुरक्षा बल बोले तो BSF ने मानवता की मिसाल पेश की है। BSF ने गुरुवार को एक बांग्लादेशी महिला को उसके मृत भारतीय भाई के अंतिम दर्शन कराने में मदद की। गंगुली गाँव के पंचायत सदस्य के ने मुस्तफापुर सीमा चौकी के कंपनी कमांडर को सूचित किया कि गांव के निवासी अब्दुल खालिद मंडल का निधन हो गया। मंडल की बहन बांग्लादेश के सरदार बारीपोटा गांव में रहती है। उन्होंने अपने भाई को अंतिम बार देखने की इच्छा जताई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी कमांडर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी BGB से संपर्क किया। इसके बाद शून्य रेखा पर एक बैठक की व्यवस्था की गई। मुस्तफापुर सीमा चौकी के पास शून्य रेखा पर मंडल की बहन और उसके अन्य परिजनों ने उनका अंतिम दर्शन किया। इस मानवीय पहल के लिए दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों का परिवार ने आभार भी व्यक्त किया। वहीं बता दें ट्रक से कुचलने वाली घटना के बाद अमेरिका में अब गोलीबारी की बड़ी घटना, 4 लोग अस्पताल में भर्ती, कई अन्य घायल। जी हां, अमेरिका में ट्रक से कुचलने की घटना के बाद अब राजधानी वॉशिंगटन DC में गोलीबारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात हुई फायरिंग के बाद 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। यह घटना रात करीब 9 बजे हुई। ताजा अपडेट यह है कि हमले की चपेट में आए सभी पीड़ित होश में है और सांस ले रहे हैं। मालूम हो कि गोलीबारी की यह घटना हैरी थॉमस वे नॉर्थ ईस्ट के 1500 ब्लॉक में हुई जो नोमा गैलाउडेट न्यूयॉर्क एवेन्यू मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 500 फीट दूर है। दोस्तों वही बता दें नीतीश कुमार ने ठुकराया लालू का ऑफर, कहा 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले सियासी कदम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने CM नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कहा था कि उनके लिए राजद यानी RJD के दरवाजे खुले हुए हैं, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि अंदर खाने गलियारे में कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन इन सब कयासों पर नीतीश कुमार ने कल विराम लगा दिया। उन्होंने शनिवार को प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज पहुंचे नीतीश कुमार लालू यादव को ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और विकास के कार्य करेंगे। यानी कि दोस्तों नीतीश कुमार ने श्योरिटी दिला दिया कि वो इस बार RJD में नहीं जाएंगे, यानी कि बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें महाकुंभ मेला को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, पूर्णिया जिले से उत्तर प्रदेश पुलिस ने
ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेला को उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान आयुष कुमार जायसवाल के रूप में की गई है, जिसने सोशल मीडिया पर नासिर पठान के नाम से यह धमकी दी थी। यूपी पुलिस ने पूर्णिया जिले के भवानीपुर पुलिस के सहयोग से आयुष कुमार जायसवाल को भवानीपुर के शहीदगंज से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आयुष कुमार जायसवाल के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में मामला दर्ज किया गया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई थी। गिरफ्तार आयुष कुमार जायसवाल भवानीपुर के शहीदगंज पंचायत अंतर्गत वार्ड 4 निवासी जय किशोर जायसवाल का पुत्र है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मां है आरएसएस। ओवैसी ने कहा दोनों ही हिंदुत्व की है उपज। जी हां, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी वैचारिक रूप से एक हैं और आरएसएस दोनों दलों की मां है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है तथा वे दोनों हिंदुत्व का पालन करते हैं। तो उधर आपको बता दें, दिल्ली के इन 9 इलाकों में 9 घंटे में थम गई क्या रफ्तार। आज भी बड़ा खतरा, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे अभूतपूर्व 9 घंटे तक दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि इस मौसम में पहली बार इतने लंबे समय तक कोहरा छाया रहा। अधिकारियों के मुताबिक घने कोहरे के कारण शनिवार को 81 रेलगाड़ियां विलंब से चली, जबकि 15 उड़ानों का रूट डाइवर्ट करना पड़ गया। माना यह जा रहा है कि आज भी ये लो विजिबिलिटी देखने को मिल सकती है। बहरहाल इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।